नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर आज शाम समरकंद पहुंचेंगे। केंद्र, असम सरकार और राज्य के 5 विद्रोही गुटों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर आज शाम हस्ताक्षर किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दिया। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज रात घोषित किए जाएंगे। आज अभियंता दिवस है। प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा, सरकार अभियांत्रिकी शिक्षा के बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए प्रयासरत। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया। विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतकर पहली भारतीय महिला पहलवान बनने का इतिहास रचा और भारत तथा इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच आज रात ब्रिस्टल में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर आज शाम उज्बेकिस्तान में समरकंद पहुंचेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि श्री मोदी कल सम्मेलन के 2 सत्रों में भाग लेंगे। पहला सीमित सत्र होगा जिसमें केवल संगठन के सदस्य ही भाग लेंगे और दूसरा विस्तारित सत्र होगा जिसमें पर्यवेक्षक तथा विशेष आमंत्रित सदस्य भाग लेंगे। श्री क्वात्रा ने कहा कि सम्मेलन में स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित संगठन में सुधार और इसके विस्तार तथा क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को मजबूत बनाने पर विचार होने की संभावना है। We expect that the discussions during the summit would cover topical, regional and international issues, reform and expansion of SCO, the security situation in the region, our cooperation perspective in the region, including strengthening connectivity as well as boosting trade and tourism in the region. Samarkand Declaration and numerous other documents are expected to be finalized during the summit. विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मेलन से अलग उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। Apart from these summit activities, Prime Minister will hold bilateral meetings with the President of Uzbekistan and some other leaders on the sidelines of the summit. PM's participation in this summit is a reflection of the importance that India attaches to the SCO and its goals. This is also tied to our approach and engagement with the region as a whole. India hosted the first India-Central Asia Summit earlier this year. We remain focused on strengthening our linkages with Central Asia. श्री क्वात्रा ने कहा कि SCO देशों में आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए गहरी समझ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी को मिलकर सहयोग करने की जरूरत है। The regional anti-terrorist structure, RATS, of SCO is another important mechanism of the organization. India assumed the chairship of the Executive Council of RATS in October last year for a year and has been focusing on promoting practical cooperation in combating the problem of terrorism in our region. G7 देशों पर रूस के तेल पर मूल्य की अधिकतम सीमा के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत G7 देशों के समूह का सदस्य नहीं है। संगठन के नेता बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट। शंघाई सहयोग संगठन SCO परिषद की 22वीं बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। पिछला शिखर सम्मेलन जून 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया था। इस बार आमंत्रित नेताओं में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी शामिल हैं। SCO जून 2001 में शंघाई में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल हैं। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र, असम सरकार और असम के 5 विद्रोही गुटों के बीच आज नई दिल्ली में त्रिपक्षीय शांति समझौता होगा।
सरकारी सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस समझौते पर शाम को हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली देहरादून नया राष्ट्रीय राजमार्ग इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बनने से यात्रा में कम समय लगेगा और दोनों शहरों के बीच की दूरी 2 घंटे में तय हो जाएगी। नई दिल्ली में इनसाइट 2022 सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने बताया कि सरकार अच्छी सड़कें बना रही है। परिवहन क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने पर श्री गडकरी ने डीजल और पेट्रोल के उपयोग को कम करके वैकल्पिक ईंधनों जैसे इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इनके इस्तेमाल से न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की योजना दिल्ली से जयपुर के बीच ई रोड बनाने की है और अगले महीने इलेक्ट्रिक ट्रकों को भी सड़कों पर उतारे जाने की योजना है। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज रात 10 बजे घोषित किए जाएंगे। ये जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने दी। परिणामों की घोषणा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा की जाएगी। ये परीक्षा देश के 259 और विदेशों में 9 शहरों में 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच 6 चरणों में आयोजित की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए हुई इस परीक्षा में 14,90,000 प्रत्याशियों ने पंजीकरण कराया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार 2047 तक देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मुंबई में 25वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। श्री पुरी ने कहा कि खाद्य, उर्वरक और ईंधन ऐसे क्षेत्र थे जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अस्थिरता की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे थे, लेकिन देश आत्मविश्वास के साथ इन समस्याओं का हल निकालने में सफल रहा। हरित ऊर्जा के संबंध में सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन मिश्रण का 10% लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया गया। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो मतदाता सूची में विशेष संशोधन के आदेश दिए हैं। समेकित मतदाता सूची का प्रारूप आज प्रकाशित किया जाएगा और 25 अक्टूबर तक दावे तथा आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। इनका निपटान 10 नवंबर को होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 25 नवंबर को किया जाएगा। फोटो मतदाता सूची का प्रारूप जिला मुख्यालय, तहसील कार्यालय, श्रीनगर और जम्मू नगर निगम तथा मतदान केंद्र के स्तर पर बूथ अधिकारियों के पास उपलब्ध होगा। ये प्रारूप जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट www.ceojk.nic.in पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी से बातचीत में अनंतनाग के चुनाव अधिकारी बशारत कय्यूम ने बताया कि मतदाता आज से पहचान पत्र बनवा सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेशल समरी रिवीजन है वो पूरी यूटी में है और उसी तरह इस डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है। और जो हमारे नए वोटर्स हैं जो 1 अक्टूबर को 18 साल के हो जाएंगे, उनको इस सिस्टम में जुड़ने के लिए वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आज से ये जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले में हुए 2 बहनों के कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में शामिल सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिकी में दर्ज 5 आरोपियों को कल जबकि 1 आरोपी को आज सुबह गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों बहनों के परिजनों को इस मामले में कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर राजनीति न करने की सलाह दी। मणिपुर में केसीपी पीडब्ल्यूजे संगठन के 12 उग्रवादियों और केवाईकेएल के एक उग्रवादी ने आज इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सामने हथियारों समेत समर्पण कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक विभिन्न उग्रवादी गुटों के सदस्य मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने सभी गुटों से बातचीत के लिए आगे आने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन की यात्रा पर आज नागालैंड पहुंचे। श्री नड्डा आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम उनका कोहिमा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। बाद में राज्य के विधायकों और राज्यसभा सांसद के साथ भी बैठक करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर एक और स्टिंग वीडियो जारी किया। इसमें दावा किया गया है कि गोवा और पंजाब में चुनाव के लिए शराब कारोबारियों ने आम आदमी पार्टी को कुल 100 करोड़ रुपए दिए। नई दिल्ली में पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार केवल भ्रष्टाचार के लिए शराब नीति लाई है। एक बार वो सार्वजनिक माफी मांग लें। संवैधानिक पद पे कहा था ना कि स्टिंग लाओ, कार्रवाई करेंगे। जो कार्रवाई करनी होगी जांच एजेंसियां करेंगी, पर वो तो माफी मांग लें। जवाब टेक्निकल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल जवाब दीजिए। जांच एजेंसियां ऑब्जेक्टिव आधार के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। वो आकर इतना ही साहस करें, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उन्हीं को सारा का सारा बिजनेस मिला है। ये है नई राजनीति का नया चरित्र। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के कुछ स्कूलों में पूरे समय पढ़ाई नहीं होती। नागरिक अधिकार ग्रुप की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिलों के सरकारी स्कूलों में केवल 2 घंटे के लिए या एक दिन छोड़कर एक दिन कक्षाएं ली जाती हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, which is the 15th of September 2022, brings an exclusive interview with Dr. Chandrani Ghosh, District Program Officer, Department of Social Welfare and Social Education in the Government of Tripura. Looking forward to see you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर आज शाम समरकंद पहुंचेंगे। केंद्र, असम सरकार और राज्य के 5 विद्रोही गुटों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर आज शाम हस्ताक्षर किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दिया। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज रात घोषित किए जाएंगे। आज अभियंता दिवस है। प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा, सरकार अभियांत्रिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए प्रयासरत। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया। विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचा। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच आज रात ब्रिस्टल में खेला जाएगा। आज अभियंता दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि प्रतिभाशाली अभियंता राष्ट्र का सौभाग्य है जो देश के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इंजीनियरिंग के अध्ययन के लिए अधिक संख्या में कॉलेजों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचा बढ़ाने के उपाय कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियंता दिवस के अवसर पर राष्ट्र श्री एम विश्वेश्वरैया के ऐतिहासिक योगदान का स्मरण करता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि दशकों के दौरान दूरदर्शन ने भारत की विकास यात्रा को अच्छी तरह से दिखाया है और इसका अभिलेखागार देश के समृद्ध इतिहास का खजाना है। दूरदर्शन की स्थापना आज ही के दिन 1959 में हुई थी। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन की आज अंतिम तिथि है। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें इस वर्ष 1 मई से प्राप्त की जा रही हैं। सिफारिश केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर भेजा जा सकता है। इस संबंध में विवरण, पुरस्कार और पदक शीर्षक के लिए लिंक गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in और पद्म पुरस्कार पोर्टल padmawards.gov.in पर भी उपलब्ध है। गुजरात की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का जलस्तर आज अपनी उच्चतम क्षमता 138.68 मीटर तक पहुंच गया। वर्ष 2019 और 2020 के बाद तीसरी बार बांध का जलस्तर इस स्तर तक पहुंचा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पुष्प वर्षा और नमामि देवी नर्मदे के मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज नर्मदा नदी के जल की पूजा की और राज्य के सबसे बड़े बांध के पूरी तरह भरने के ऐतिहासिक अवसर को मनाया। इस साल अच्छी बारिश के बाद बांध 2 साल के बाद पूरी तरह से भर गया है। बांध में वर्तमान 5.75 लाख करोड़ लीटर पानी का भंडार उपलब्ध है, जिससे राज्य को आने वाले साल में पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि बांध के कमान क्षेत्र के किसानों को रबी फसलों के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसके माध्यम से राज्य की लगभग 4 करोड़ आबादी तक नर्मदा नदी का पानी पहुंचा है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के नए संरक्षित क्षेत्र का उद्घाटन करेंगे। 70 वर्ष बाद देश में चीते एक बार फिर से अपने प्राकृतिक वास में रह सकेंगे। भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त प्रजाति घोषित किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीता परियोजना को राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारत से विलुप्त हो गया था, न केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था। पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ चीते आएंगे। चीता परियोजना से कूनो राष्ट्रीय उद्यान के आसपास स्थित श्योपुर, मुरैना और शिवपुरी जिलों के लोगों को भी पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि से फायदा मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी कल भोपाल में आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि पर्यटन में वृद्धि होने से स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। चीता आ रही है, हम सबको खुशी है। इसके बारे में टूरिज्म भी बढ़ जाएंगे। टूरिस्ट बढ़ जाएंगे तो हमारा इनकम भी बढ़ जाएंगे, नौकरी का भी बढ़ने के लिए संभव है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में करीब 750 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीतों की सॉफ्ट रिलीज के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र श्योपुर और शिवपुरी जिले में चीतों के स्वच्छंद विचरण के लिए उपलब्ध रहेगा। कूनो में चीतों एवं अन्य वन्य प्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2 अरब 15 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 31,09,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 5,000 रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। कल 6,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। गढ़वाल क्षेत्र के कुमाऊं और आसपास के जिलों में बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केवल मार्क लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर केंद्रीभूत है। यह अगले 2 दिन में धीरे धीरे पहले उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर बाद में उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण यूपी के ऊपर गति करेगा। इसके प्रभाव में 15 से 17 तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जो मध्य प्रदेश के एडजॉइनिंग एरिया है, यहाँ सभी जगह में बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाके में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का पूर्वानुमान है और 1-2 जगह पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश हो सकता है। इसके साथ साथ जो एडजॉइनिंग एरिया हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ भी 68% में रेनफॉल हो सकता है। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में कल से लगातार वर्षा हो रही है। बारिश के कारण राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर इन इलाकों के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई। वर्षा और भूस्खलन के कारण ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली
कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने इस महीने की 17 तारीख तक कुमाऊं संभाग में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में आज तेज वर्षा की संभावना है। विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया है। विनेश ने कल सर्बिया के बेलग्राद में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की। विनेश ने मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्वीडन की इम्मा मामग्रेन को हराया। खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विनेश फोगाट को इस उपलब्धि पर बधाई दी। भारत ने अंडर 17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता चौथी बार जीत ली है। कल शाम कोलंबो में फाइनल में भारत ने नेपाल को 4-0 से पराजित किया। खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिभा, विश्वास और एकजुटता का परिचय दिया। महिला क्रिकेट में तीसरा और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें 2020 श्रृंखला के बाद 3 एकदिवसीय मुकाबले भी खेलेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आकाशवाणी समाचार की श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम बात करेंगे भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के विषय में। बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख वाहक है। इसमें बिजली, पुल, बांध, सड़कें और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रमुख सुधार 2012 से 2017 के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के साथ आए, जहां सरकार ने $1 ट्रिलियन के निवेश की घोषणा करके बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर महत्वपूर्ण जोर देना शुरू किया। अपने नीतिगत सुधारों में सरकार ने सरकारी संस्थाओं का न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन NIP की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और उड़ान योजना की शुरुआत की। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना ने देश के मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। देश भर में सड़कों, जलमार्गों, ट्रेनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसका लक्ष्य यात्रा के समय को कम करना और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सड़कों, रेल, वायु मार्ग और जलमार्गों के बीच परस्पर संपर्क में सुधार करना है। 1947 से अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 21,378 किलोमीटर से बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन
परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अब विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है, जिसकी कुल लंबाई 63 लाख किलोमीटर है। India has about 63 lakh kilometers of road network, which is the second largest road network in the world. The road infrastructure plays a critical role in the growth of the Indian economy, as 70% of the goods and nearly 90% of passenger traffic uses the road network to commute. The national highway constitute about 2.2% of the total road network, but carry over 40% of the total road traffic. भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। सागरमाला परियोजना के तहत 6 नए बड़े बंदरगाह विकसित किए जाने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुल 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जिसमें 103 घरेलू हवाई अड्डे, 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे शामिल हैं। भारत में 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन गया है। भारत ने अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 1947 में 1362 मेगावाट से बढ़ाकर 3,95,600 मेगावाट कर दिया है। भारत के लिए 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR News Alerts, YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। और अब आइए सुनते हैं आज का संस्कृति संदेश। हिंदी काव्य जगत में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक ऐसे कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिनकी रचनाओं का पाठकों से जीवंत रिश्ता रहता है। वे सीमाओं से बाहर के कवि थे। उनकी कविताओं में लोगों के सरोकार स्पष्ट दिखाई देते थे। 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन्मे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने वाराणसी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अध्यापन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। उनकी ऑल इंडिया रेडियो में सहायक संपादक के पद पर नियुक्ति हो गई। इस पद पर दिल्ली में वे 1960 तक रहे। बाद में दिल्ली से वे लखनऊ रेडियो स्टेशन आ गए। लखनऊ के बाद वे कुछ समय भोपाल तथा इंदौर रेडियो में भी कार्यरत रहे। 1964 में जब दिनमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तो वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय के आग्रह पर वे आकाशवाणी से त्याग पत्र देकर दिल्ली आ गए और दिनमान से जुड़ गए। पराग के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी बाल पत्रकारिता को एक नया शिल्प और आयाम दिया। नवंबर 1982 में पराग का संपादन संभालने के बाद वे मृत्यु पर्यंत उससे जुड़े रहे। 1983 में इनकी कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर जी ने ऐसी अनेकों कविताएं लिखी हैं जिनमें वे जनता की सामूहिक शक्ति को जगाने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। उन्होंने लिखा, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है, बिन अदालत और मुवक्किल के मुकदमा पेश है, आंख में दरिया है सबकी, दिल में है सबके पहाड़, आदमी भूगोल है, जी चाह नक्शा पेश है, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूत करने और इसके मूल्यों तथा सिद्धांतों को उजागर करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस वर्ष ये दिवस लोकतंत्र, शांति और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मीडिया की आजादी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर आज शाम समरकंद पहुंचेंगे। केंद्र, असम सरकार और राज्य के 5 विद्रोही गुटों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर आज शाम हस्ताक्षर किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दिया। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज रात घोषित किए जाएंगे।
आज अभियंता दिवस है। प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा, सरकार अभियांत्रिकी शिक्षा के बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए प्रयासरत। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचा और भारत तथा इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच आज रात ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।